नमस्कार आप सभी का। आज हमारे साथ हैं मुफ्ती साहब जो हमारे इस पॉडकास्ट में आए हैं और आज हम लोग बात करने वाले हैं वक्फ के बारे में। जो आपके डाउट्स हैं वो आज हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से क्लियर करेंगे। तो नमस्ते सर। आदाब सभी आपके व्यूअर्स को और सभी को मेरा सलाम। जी सर, आप थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए। मैं मुफ्ती वजाहत कासमी हूँ और एक इस्लामिक स्कॉलर हूँ और अभी राष्ट्र में देश में जितने अहम इश्यूज़ हैं उन पर कोई चर्चा होती है तो मेरी अपनी एक राय होती है, तो उसी के लिए मुझे देश में लोग जानते हैं। तो आप थोड़ा उसके बारे में बताएंगे, जो पहले जो वक्फ था उसमें क्या था और जो अभी का वक्फ है उसमें क्या चेंजेस कर दी गई हैं? देखिए, बहुत जो है वो बुनियादी चीज़ें जो हैं वो बहुत अहम चीज़ें जो थी उनमें बदलाव किया गया है। एक परेशानी पहले ये थी कि वक्फ किसी चीज़ पर भी दावा कर दे और फिर वो किसी भी ज़मीन पर दावा कर दे, किसी भी मकान पर कर दे तो फिर वो ट्रिब्यूनल में केस लड़ें। और कई लोग इस तरह के गरीब और मजदूर लोग भी हैं जो ट्रिब्यूनल जा नहीं सकते और ट्रिब्यूनल उनका जो होता है वो कैपिटल में ही होता था। आप जो है चाहे तो हाई कोर्ट में या वो कहीं चैलेंज नहीं कर सकते थे चीज़ों को। तो अब सरकार ने हर किसी को इंसाफ की नज़र से देखने की कोशिश की है और ये कहा है कि देखो, ट्रिब्यूनल में भी जज बैठे हैं, कोई बात नहीं है, आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और जो ट्रिब्यूनल का फैसला है उसको हम लोग मतलब चैलेंज कर सकते हैं। तो एक तो ये, और एक्स्ट्रा पावर जो थी कई चीज़ें वक्फ बोर्ड के पास के हिसाब का ऑडिट नहीं है पूरा, और सरकार से ग्रांट बराबर लेनी है, उसका खर्चा कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, जो एक लंबा चौड़ा करप्शन था, लीज के नाम पर जो करप्शन था, किराएदारी के नाम पर जो करप्शन था, सरकार ने सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कुछ चेंजेस किए हैं, बदलाव किए हैं जो आम आदमी के और गरीब मुसलमान और पिछड़ा वंचित जो मुसलमान है उसके हक में है। और मुसलमान इस बात को बहुत नज़दीक से समझ भी रहा है। सर, अभी मैं 2 दिन पहले गई थी, मैं दिल्ली के में ही घूम रही थी और मैंने आम जनता या मैं ये बोलूँ कि आम मुसलमान लोगों से मैंने बातचीत करी वक्फ के बारे में। तो मैक्सिमम लोग जो थे वो वक्फ को जानते ही नहीं थे, उनको पता ही नहीं था ये है क्या। तो उसके बावजूद अभी जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वक्फ के अगेंस्ट में, वो लोग कौन हैं? देखिए दिव्या, बात यह है कि 90% मुसलमान वक्फ के बारे में कोई जानकारी नहीं रखता है, ना वो जागरूक है, और ना 90-95% मुसलमानों को वक्फ से 70 सालों में किसी तरह का कोई फ़ायदा हुआ है, और ना मुसलमान जानता है कि वक्फ क्या करना चाहता है और क्यों वक्फ किया गया है। कुछ एक क्रीम टाइप लोग हैं जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से, जमीयत उलमा हिंद से और मुस्लिम संगठनों से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस की लीडरशिप में हैं, समाजवादी की लीडरशिप में हैं, बसपा की लीडरशिप में हैं। तो ये लोग हैं 5, 7, 8, 10% हैं, बस इन्होंने फ़ायदा उठाया है। सरकारें जैसे जैसे बदलती रही हैं, और अब से पहले जितने संशोधन हुए हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बेचैनी और इन मुस्लिम संगठनों की और मुस्लिम लीडरशिप की जो बेचैनी है वो बहुत साफ और क्लियर मैसेज दे रही है कि अब से पहले जितने भी संशोधन हुए हैं वो इन सब से बंद कमरे में तय होकर के फिर पार्लियामेंट में गए हैं और पार्लियामेंट में वो हो गए हैं, और उसमें आम आदमी का, आम मुसलमान का कोई लेना देना नहीं था। अच्छा, 70 सालों में 54 से लेकर के अब तक वक्फ बोर्ड क्या कर सकता था? आम मुसलमान के लिए स्कूल्स खोल सकता था और यूनिवर्सिटीज़ खोल सकता था, कॉलेजेस खोल सकता था, नर्सिंग होम और मेरे ख्याल हॉस्पिटल्स खोल सकता था, लेकिन मेरे ख्याल कोई कोचिंग सेंटर, इस तरह की चीज़ें हो सकता था, या कोरोना में आगे बढ़कर लोगों को जो है वो राशन वगैरह और दवाइयाँ और बहुत सारी सुविधाएं दे सकता था। मैंने किसी मौके पर 70 साल में वक्फ बोर्ड को नहीं देखा कि वो किसी भी, देखो वक्फ क्या है, वक्फ ये है कि हमने किसी चीज़ को दान किया है और हम उसको इस्लाम के तरीके से उसको चैरिटी करना है। बिल्कुल। इस्लाम गरीबों को खाना खिलाने का हुक्म देता है, जिनके पास कपड़ा नहीं उनको कपड़ा देने का, दवाई नहीं दवाई देने का, मकान नहीं मकान देने का, वो विधवाएं, वो डाइवोर्सी, वो तलाक याफ्ता औरतें, वो यतीम मिस्कीन बच्चे जिनके सर पे माँ बाप का साया नहीं, उनके लिए इसको चैरिटी किया गया है। ना कि ये कि जो प्राइम लोकेशन की ज़मीनें हैं वो सब पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग रख लेंगे, जमीयत उलमा हिंद के लोग रख लेंगे, कांग्रेस के लोग, ऐसा इसके लिए नहीं किया गया। तो पिछले 70 सालों में मुझे तो याद नहीं है, अगर किसी को याद है तो उसको आपके कमेंट सेक्शन में आके बताना चाहिए कि भाई ये कारनामा वक्फ बोर्ड का है, ये फलाने IAS हैं, इनकी कोचिंग कराई थी, और ये फलाने IPS हैं, ये फलाने इंजीनियर साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं। ऐसा मुझे नहीं लगता कि पिछले 70 सालों में वक्फ बोर्ड ने कोई ऐसा कदम उठाया हो जिससे कि हिंदुस्तान के मुसलमान को, देश को, या किसी भी और देशवासी को उसका फ़ायदा हुआ हो। और उससे आगे बढ़ कर की बात यह है, मैंने काफ़ी वक्फ बोर्ड में चीज़ें देखी हैं बहुत नज़दीक से
कि विधवा को वजीफा दे रहे हैं आप 1500 रुपये 2000 रुपये, उसके लिए वो 2 बार जा रही है 3 बार जा रही है, बेचारी वो परेशान हाल है। और जो वजीफा देने के लिए बैठा हुआ है वो 50,000 रुपये की सैलरी ले रहा है उसी वक्फ बोर्ड के उधार से। एक बात। दूसरी बात यह है कि इन सब चीज़ों को भी मैं मान लूँ कि भाई आप अब तक 70 सालों में सही करते रहे। अभी की मैं दिल्ली की एक आपको मिसाल देकर समझाने की कोशिश करता हूँ कि दिल्ली में 200 के आसपास इमाम मुअज्जिन हैं जो दिल्ली वक्फ बोर्ड से तनख्वाह पाते हैं। 13 महीने तक दिल्ली वक्फ बोर्ड, अब देखिए दिल्ली तो हमारा कैपिटल है, प्राइम लोकेशंस पर इनके पास चांदनी चौक, फतेहपुर, कहाँ फतेहपुरी में कहाँ बड़ी दुकानें और ज़मीनें हैं, बड़ा रेंट वगैरह आता है। बिल्कुल। उसके बावजूद भी 13 महीने तक यहाँ के इमामों को, मुअज्जिनों को तनख्वाह नहीं मिली। बच्चे भूखे मरने लगे, फीस नहीं गए, स्कूलों से निकाले गए बच्चे। और ये समझ लीजिएगा कई इमामों ने मुझे बताया कि राशन वाले बेचारे जो है वो राशन देना उन्होंने उधार बंद कर दिया है। अच्छा। और फिर जा करके एलजी साहब से रिक्वेस्ट की है, मैंने खुद भी की है और भी दूसरे लोगों ने भी की है, और पूरे ग्रुप गए हैं इमामों को, जब जा करके एलजी साहब ने फंड जारी किया और 13 महीने की तनख्वाह अब दिल्ली इमामों को दी है रमज़ान से पहले। तो अब आप ये समझ लीजिएगा, मुझे नहीं लगता कि किसी भी वक्फ बोर्ड किसी भी वक्फ बोर्ड के पास इतना बजट भी है कि जो वो अपने खर्चे बर्दाश्त कर सके। एक बात ये। दूसरी बात, मैं आम मुसलमानों को एक समझाने की कोशिश ये करूंगा कि चलिए मैं मानता हूँ बहुत कुछ करने को इनके पास नहीं था। अब ये खुद कह रहे हैं कि हमारे पास 8 लाख एकड़ ज़मीन है, उसमें मैंने फिर वो पूरा डेटा निकाला है, 1 लाख एकड़ से ज़्यादा जो है वो इनके पास जो है वो एग्रीकल्चर की ज़मीन है, 1 लाख से ज़्यादा जो है वो रेंट के लिए दुकानें हैं, और 1 लाख से ज़्यादा मकान और भी चीज़, मतलब 4-4.5 लाख प्रॉपर्टीज ऐसी है जिनसे इनको कमाई आ सकती है। राइट। तो मुझे ये बताइए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई एक स्टेट का वक्फ बोर्ड जो अपने पैरों पर खड़ा हुआ है और वो बगैर स्टेट गवर्नमेंट के ग्रांट दिए हुए अपने नौकरों को तनख्वाह भी दे सकता है क्या? वजीफा, ये 2000 रुपये का जो वजीफा बेवा को दे रहा है वो भी स्टेट गवर्नमेंट से ग्रांट लेकर के दे रहा है। अच्छा। हाँ, तो मैं ऐसे ही, अच्छा फिर हम लोग एक चीज़ में हमें उलझाया जा रहा है, वो उलझाया ये जा रहा है कि हमारी मस्जिदें, कब्रिस्तान, खानकाएँ और हमारे जो मदरसे वो सब चले जाएंगे। बिल में मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ, बिल मेरे पास अभी भी मौजूद है, मैंने पीडीएफ भी अपने पास रखा हुआ है और मौलानाओं की सहूलत के लिए उसको उर्दू में भी कर लिया है। अच्छा। हाँ, बिल में कोई ऐसी बात नहीं, मैं 1 to 1 पूरे देश में जो इस्लामिक स्कॉलर, जो मुस्लिम संगठन के जिम्मेदार ये चाहते हो कि मैं उनसे आमने सामने फेस टू फेस बिल पर बात करूं, तो मैं तैयार हूँ बात करने के लिए। ना मस्जिदें आपकी छीनेंगी, ना मदरसे आपके छीनेंगे, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, ना खानका छीनेंगे, कुछ नहीं छीनेगा। ये वही बात है जो सीए में आपको झूठी बताई गई थी कि सीए आएगा तो मुसलमानों की नागरिकता जाएगी। सीए लागू हुए कई साल हो चुके हैं, मुझे एक मुसलमान उंगली उठाकर देश में बता दे कि हमारी नागरिकता को या हमारे बाप दादा की किसी की नागरिकता को लेकर के हमें यहाँ परेशान किया जा रहा है, हम उसके साथ खड़े हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये भ्रम है। और मुझसे कल एक साहब पूछ रहे थे कि मुफ्ती साहब आप बिल को सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या फ़ायदा होगा? तो भाई चलो, मैं सपोर्ट 1% कर रहा हूँ, कोई बात नहीं है, मेरा निजी मसला है, मेरी अपनी राय है। बिल्कुल। 70 सालों में आप अपना हिसाब दे दीजिए तो मैं आपको दे देता हूँ। 70 घंटों का हिसाब भी नहीं दे पाएंगे, 70 साल तो छोड़ दीजिएगा, 70 मिनट का हिसाब भी इनके पास नहीं है। तो इसलिए वक्फ में संशोधन जो हुआ, मैं तो शुक्रगुजार हूँ मोदी जी का, और मैं उनको दुनिया में एक ऐसा लीडर मानता हूँ कि हर पिछले व्यक्ति पर जो सबसे पीछे खड़ा हुआ है, सबसे पिछली सफ में खड़ा हुआ है, उस पर उनकी नजर होती है और कोशिश ये होती है कि वो आगे आए। देश हर एंगल से तरक्की कर रहा है, तो जाहिर सी बात है करोड़ों मुसलमान इस देश में हैं और उनके पास ये अपना वक्फ है। तो मोदी जी की ये कोशिश कि मुसलमान तरक्की करे, पिछड़े गरीब मुसलमान को उनके बाप दादा की दी हुई प्रॉपर्टी उनके हिस्से में आए, उनके काम में आए। मैं शुक्रगुजार हूँ बहुत बहुत मोदी जी का और उनकी टीम, श्री किरण रिजिजू जी और श्री जगदम्बिका पाल जी और पूरी टीम का, और तमाम मेंबरान पार्लियामेंट्स का जिन्होंने बिल को सपोर्ट किया। और मैं मुसलमानों से कहूँगा कि मेरे भाई, विरोध करो खूब, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी अपनी राय है, लेकिन जो ये अराजकता जैसी बातें हो रही हैं कि सन 47 जैसे हालात हो जाएंगे देश में, शाहीन बाग होंगे, आग लगा देंगे, फलाना कर देंगे, ये सब बातें ना करो। देश आपका है, आप देश के हो, हम सब लोग राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, राष्ट्र सर्वोपरि है और हमें राष्ट्र से इतना ही प्यार होना चाहिए और राष्ट्र की संपत्ति से भी इतना ही प्यार होना चाहिए जितना अपने आप से है। इसलिए मैं कह रहा हूँ बिल का विरोध करो, कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ के करो। बिल्कुल। आप जो है ये भेड़ चाल मत चलो, भेड़ चाल मत चलो।
बिल को पढ़ लो और उसके बाद आपको विरोध करना है, आपको खिलाफ जाना है, आपको मुआफिक जाना है, ये सब आपका अधिकार है। एहतजाज करना, धरने प्रदर्शन करना, सब कुछ आपका अधिकार है। लेकिन अराजकता फैलाना, लॉ एंड ऑर्डर को खराब करना, राष्ट्र को, राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, राष्ट्र को बदनाम करना, ये आपका अधिकार नहीं है। बिल्कुल। मुफ्ती साहब, मुझे एक बात बताइए, जिन ज़मीनों पर पहले कब्जा कर लिया था, जो इलीगली हुआ था, तो क्या वो वापस से उन लोगों को मिलेगी या कैसा रहेगा उसका? देखिए, इसके लिए अभी मेरा ख्याल, चूंकि डीएम को काफ़ी पावर्स दी जाएंगी, तो और डीएम को रेवेन्यू की जानकारी बहुत ज़्यादा होती है और उनके पास रेवेन्यू के लिए पूरी टीम होती है, एसडीएम, तहसीलदार और सब चीज़ें होती हैं। बिल्कुल। बहुत, मैं कह रहा हूँ ना, अगर बिल को समझे ना हम लोग, तो बहुत साफ सुथरा बिल लाया गया है। बिल में ये कहा गया है कि आप अपनी ज़मीन को जब ही दान कर सकते हैं जब वो आपके नाम रजिस्टर्ड हो। आपका मुकदमा चल रहा है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और जाके आपने दान कर दी, लड़ाई किसी की, ज़मीन किसी की, जाके आपने दान कर दी। ये कहा जा रहा है कि ज़मीन आपकी हो, आपके नाम रजिस्टर्ड हो, तो आप उसको दान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार उसको आपकी मान लेगी। डीएम को स्पेशली इसीलिए लाया गया है कि ज़मीनों के जो झगड़े हैं, सिविल मैटर्स जो हैं, वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है, डीएम से ज़्यादा कोई नहीं जानता उसके बारे में। रेवेन्यू के सारे मसले, सिविल मैटर्स जितने भी हैं, वो एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी। और आज तक बोर्ड के साथ क्या हुआ, आप मिसाल के तौर से मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं या राजस्थान के रहने वाले हैं, तो बोर्ड जो है वो जयपुर में है या भोपाल में है। अब आपकी वक्फ की ज़मीन जो है वो मध्य प्रदेश के उस कोने में है जो भोपाल से 600 किलोमीटर दूर है, तो आपको ट्रिब्यूनल आना है। आप अपने डीएम से जा नहीं सकते, डीएम को कोई पावर ही नहीं है। अब आप मजदूर आदमी हैं, गरीब आदमी हैं, किसान आदमी हैं, तो आप कितनी बार भोपाल जा सकते हैं, कितनी बार जयपुर जा सकते हैं, या मैं मुजफ्फरनगर शामली से कितनी बार लखनऊ जा सकता हूं। तो ये जाहिर सी बात है, सबको पता है। तो इसलिए ये आसानी हो, भाई जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन है, सैकड़ों साल पुरानी चीज़ें हैं, उनको कौन खा जाएगा? ना सरकार खा सकती, न डीएम खा सकते हैं। मैं कहता हूँ इस बिल को, वक्फ एक्ट को मजबूत करने के लिए कमिश्नर को, असिस्टेंट कमिश्नर को, डीएम को उसमें इन्वॉल्व करना और पूरे रेवेन्यू डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व करना, ये बहुत ही मजबूती की बात है। आज तक जो लावारिस हुई है वक्फ की जायदादें, वो सिर्फ इसलिए हुई हैं कि वक्फ के तमाम अधिकार जो है वो ट्रिब्यूनल के पास थे, डीएम के पास नहीं थे। इसलिए वो जो भी होता रहा, डीएम को कोई मतलब ही नहीं होता था उनसे। अब डीएम जिम्मेदार होंगे कि उनके ज़िले में कोई ज़मीन जो है वो कब्जा ना कर ले, वक्फ को कोई भू माफिया, लैंड माफिया कब्जा ना कर ले, वक्फ का रेंट क्या है, किसको देना है, लीज किसको देनी है, क्या करना है एग्रीकल्चर ज़मीनों का, वो सब डीएम के हाथ में होगा। तो मेरे ख्याल इससे रेवेन्यू भी जनरेट होगा, बिल्कुल, पैसे भी आएंगे और ट्रांसपेरेंसी भी होगी, साफ सुथरा हिसाब किताब होगा, चूंकि ऑडिट रखना पड़ेगा। और उसके लिए भी ये एक बना दिया गया कि केग जो है वो उसकी जांच करेगी। अगर कोई घपला है, कोई करप्शन है, 420 का मुकदमा होगा, चाहे वो मेंबर हो, मुतवल्ली हो, चेयरमैन हो, जेल जाएंगे, मौज करेंगे अंदर। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, इसमें जो नया वक्फ अमेंडमेंट आया है 2025 का, तो क्या इससे अब गरीब मुसलमानों की मदद की जाएगी? कोई ऐसा ट्रांसपेरेंसी का तरीका रखा है? हाँ, मैंने वही बताया कि हिसाब का ऑडिट करना ज़रूरी है। आप सरकार से ग्रांट लेंगे, या वक्फ बोर्ड का जो रेंट वगैरह या वक्फ की जो भी आमदनी है, दरगाहों के गल्ले हैं, या जैसे भी रेवेन्यू कहीं से भी आने वाला है, तो पूरा ऑडिट होगा। और वक्फ की जो चैरिटी, जो वक्फ का पुराना एक्ट है, वो तो वही है चैरिटी करने के लिए, तो बेवाओं को वजीफा देना, विधवाओं को देना, बच्चों को पढ़ाना। और मेरा ख्याल ये है कि चूंकि बहुत सारी चीज़ें अब होंगी, तो जब चीज़ें अब से पहले राजेंद्र सच्चर कमेटी रिपोर्ट ये कह रही थी कि बोर्ड के पास ज़मीनें हैं लेकिन नहीं है। मतलब ये था कि जो उनसे आमदनी होनी चाहिए वो बोर्ड को हो नहीं रही है। अब बोर्ड्स को आमदनी नहीं होती तो चैरिटी कहाँ से होगी? भाई, जब बोर्ड भिखमंगों का अड्डा है, चोरों का, डाकुओं का अड्डा बना हुआ है, जो उस पर बैठता है, सफेद पोश हो, काला पोश हो, वो खा जाता है उसको। तो जब पैसा ही नहीं होगा तो चैरिटी कहाँ से होगी? अब तक तो उनको भीख मांगनी पड़ रही है अपने नौकरों की, अपने मुलाजिमों की तनख्वाहों के लिए भी स्टेट गवर्नमेंट के इंतजार करना पड़ता है। और जब रेवेन्यू आएगा तो मेरे ख्याल इन सब चीज़ों में खुद से भी, जब सरकार के पास कोई चीज़ होती है, डिपार्टमेंट के पास कोई चीज़ होती है, तो फिर उसके लगाने के रास्ते भी उतने ही होते हैं जितने आने के रास्ते होते हैं। अब आने का ही इनके पास कोई रास्ता नहीं, तो लगाने का कहाँ से? और मेरा ख्याल, एक मैं सरकार से इसमें रिक्वेस्ट भी करूँगा कि लीज का जो सिस्टम है, जो 150 साल की लीज पर लोग लिए बैठे हैं, उनसे भी ये चीज़ें खाली कराई जाए। और जो मुस्तहिक है, अब मुझे ये बताइएगा, जमीयत उलमा हिंद हज़ारों करोड़ रुपए की संस्था है, तो क्या वो वक्फ की ज़मीन की मुस्तहिक है? जमीयत उलमा हिंद के 2 टुकड़े हुए,
चाचा भतीजे दोनों सदर हैं, प्रेसिडेंट है महमूद मदनी, अरशद मदनी, दोनों के पास जमीयत उलमा हिंद की जो ऑफिस है वो दिल्ली वक्फ बोर्ड की जमीन है। अच्छा। अब मुझे ये बताइए कि वो एक गरीब मुसलमान का हक है कि हजारों करोड़ रुपए की संस्था का हक है? और मैं कई स्टेट्स में, लखनऊ में, हरियाणा में कई एमएलए और कई एमपीओ को जानता हूँ समाजवादी कांग्रेस वगैरह के, कि जिन्होंने अपने और अपने बाप दादे, अपने चाचा रिश्तेदारों को जमीनें दिलवाई हैं, वो सब करोड़पति लोग हैं, उनको वक्फ की जमीनों की जरूरत नहीं है। वक्फ की बदकिस्मती दिव्या ये है कि अगर आप एक बार उसकी दुकान रेंट पर ले लो, मकान रेंट पर ले लो, फिर वापस नहीं करता है कोई, चाहे वो अरबपति हो जाए। अब मैं आपको बता दूं, जैसे ज़कात, फितरा, सदका ये गरीब और बहुत ही कमज़ोर मुसलमान का हक है, इस तरह ये वक्फ भी यतीम, मिस्कीन, विधवा और हमारी उन बहनों का जो तलाक याफ्ता है, बहुत ज़रूरतमंद है, मुफलिस है, कमज़ोर है, ये उनका हक है, उनका अधिकार है। इन मालदार और सफ़ेद पोश और ये लंबी लंबी टोपियों वालों के लिए वक्फ नहीं है। तो ये तो वक्फ के साथ पहले से ज्यादती हो रही है इस मसले में। तो उस चीज़ को भी पॉइंट आउट किया गया है। हाँ, पॉइंट आउट किया गया है और इसका सरकार, मुझे उम्मीद भी है, चूंकि चर्चा मैं भी कई बार जेपीसी में गया हूँ और भी अधिकारियों से मिल रहा हूँ, तो मेरे ख्याल इस पर सरकार बहुत गंभीर है। चूंकि सरकार का मंशा ही उसको गरीब मुसलमान तक पहुंचाने का, तो सबसे पहले शायद इसी को पॉइंट आउट किया जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक और बात पार्लियामेंट में उठाई गई थी कि यहाँ पर आई गेस 1 या 2 नॉन मुस्लिम भी होने चाहिए इनके मेंबर, तो उसका क्या कारण है? वो सेंट्रल बॉडी में है। अच्छा। सेंट्रल बॉडी में कई बार ऐसा होता है कि राज्यसभा लोकसभा में के एमपी सेंट्रल बॉडी में होते हैं, कई बार जो है वो। अच्छा, मैं समझता हूँ किसी भी सरकार की बॉडी में वक्फ बोर्ड मजहबी बॉडी नहीं है। मजहब के नाम पर लिया गया है, मजहब के नाम पर दिया गया है, बात सब कुछ सही है, लेकिन पिछले 70 सालों में सरकार ने अपने पैसे से वक्फ बोर्ड को चलाया है। तो जब वो सरकारी कमेटी है तो ये सरकार का अपना अधिकार है। और फिर ये देश तो सनातन का देश है, ये देश तो हमारे भाईचारे का देश है। बिल्कुल। और ये देश तो हम लोग बड़े मस्जिद के सामने से गुजरते हैं, हमारे सनातन के लोग तो हाथ जोड़ के गुजरते हैं, गुरुद्वारे के सामने से गुजरते हैं तो माथा टेक के गुजरते हैं, और हम भी जब मंदिर और गुरुद्वारों के सामने से गुजरते हैं तो सम्मान के साथ, अदब के साथ गुजरते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस देश में ये बात क्यों आई है किसी के मन में कि इस कमेटी में हिंदू होगा या इस कमेटी में मुसलमान होगा, ये इंतहाई गलत सोच है। इसी को मैं कह रहा हूँ कि ये नफरती चिंटू हैं। जब कुंभ आजम खान चला सकते हैं तो वक्फ बोर्ड की कमेटी में अगर कोई मेरा हिंदू भाई आ जाएगा, और जब मेरी कमेटी साफ सुथरी है, मेरा हिसाब ऑडिट पक्का है, मैं करप्शन के लिए, मैं बेईमानी के लिए नहीं बैठा हूँ, जाहिर सी बात है कि वो 2 मेंबर हिंदू हो जाने से मस्जिद मंदिर नहीं बन जाएंगे, दरगाह खानका मंदिर नहीं बन जाएंगे भाई। जैसे और 10-20 मेंबर होंगे ऐसे वो 2 अपने भाई भी होंगे, कोई बात नहीं, बैठ सकते हैं। मेरा ख्याल इस तरह की चीज़ों पर तो हमें बात भी नहीं करनी चाहिए कि हमारे डेमोक्रेसी में जो मुल्क चल रहा है ये उसके भी खिलाफ है, और मैं समझता हूँ इंसानियत के खिलाफ है कि जिन भाइयों के साथ हम रहते हैं, जिनके साथ हमारा बिजनेस है, हमारा उठना बैठना है, हमारे काम काज है, जिनके साथ हमने मरना जीना सीखा है, हमारा उनका डीएनए एक है, तो फिर हम उन भाइयों के लिए ये सवाल कैसे मेरे मन में आ रहा है कि उसमें 2 हिंदू होंगे, ये 2 मुसलमान होंगे। मेरे हिंदू भाइयों के मन में कभी नहीं आया कि आजम खान कुंभ का मंत्री क्यों होगा जब कुंभ में लगेगा, और जो है मंदिर बोर्ड बनाएंगी ममता बनर्जी तो वहाँ भी किसी मौलाना को घुसा देंगी, कभी हिंदुओं ने नहीं कहा, मैंने तो सुना नहीं किसी से। बहरहाल हमें इस तरह की बातें तो करनी ही नहीं चाहिए। हिंदू रहे, सिख रहे, क्रिश्चियंस रहे, मुसलमान रहे, जैन रहे, बुद्धिस्ट रहे, सब अपने हैं यार, सब अपना परिवार है, सब अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह का कुनबा है सब ये। तो मेरे ख्याल तो हमें ये छोटी बातें हैं, बहुत छोटे लोगों को करनी चाहिए ये बातें, बड़े लोगों को तो नहीं करनी चाहिए। जी, आखिरी में हमारे व्यूअर्स को एक क्लैरिटी देने के लिए आप मुझे इतना बता दीजिए कि जो अमेंडमेंट आया है उसमें वक्फ जो है वो स्ट्रांग हुआ है या वीक हुआ है, और स्ट्रांग हुआ है तो कैसे हुआ है, अगर वीक हुआ है तो वो कैसे हुआ है? देखिए, वीक तो नहीं हुआ, स्ट्रांग हुआ है। उसकी वजह ये है कि एक तो बेईमानियां खत्म हो गई, एक तो ये कि वक्फ अब किसी ज़मीन पर, जो वक्फ की ज़मीन है वो तो है, उसको तो कोई छीनेगा नहीं। मेरी आपकी जैसा पूरे गांवों पर द्वारका पीठ पर दावा कर दिया है, कई जगह मैंने देखा प्राचीन मंदिरों पर दावा कर दिया है, और 40,000 केसेस में 10,000 केसेस तो ऐसे हैं जो मुसलमान लड़ रहे हैं, वक्फ बोर्ड ने मुसलमानों ही की ज़मीन पर दावा किया हुआ है। अच्छा। तो मेरा ख्याल तो ये इसमें चेंजेस हुए हैं, और डीएम का आ जाना और ऑडिट का हो जाना, और ये सारी चीज़ें जितने भी संशोधन हुए हैं, ये वक्फ को बहुत स्ट्रांग बना रहा है, मजबूत बना रहा है, और हमें 70 सालों में जो मुर्दा वक्फ था उसमें एक जान डाली गई है, उसको एक ज़िंदगी देने की प्राइम मिनिस्टर ने कोशिश की है, और वो कामयाब होगी, और हम इस पर प्राइम मिनिस्टर के और उनकी टीम के शुक्रगुजार हैं। और मेरा ख्याल वक्फ को जितनी ताकत अब मिली है, मैं समझता हूँ कि पहली बार 70 सालों में वक्फ को ताकत मिली है, वरना वक्फ एक मुर्दा डिपार्टमेंट था। कोई जो है, ये समझ लीजिए कि वक्फ के बारे में
मुसलमान 100 के 100% जानते हैं कि वक्फ एक खाने खिलाने वाला, करप्शन वाला, माफियाज वाला और लैंड माफिया, भू माफिया वाला डिपार्टमेंट है। मुसलमान तो उससे कोई उम्मीद नहीं रखता था, लेकिन अब मुसलमानों को मोदी जी के कानून लाने से, संशोधन करने से और ये सारी जो चेंजेस हुए हैं, इनकी वजह से मुसलमानों को भी एक उम्मीद हो गई। और कम से कम पहला जीना ये तय हमने कर लिया है मुसलमानों ने कि हमें ये पता चल गया है कि वक्फ में आज तक क्या हुआ 70 सालों में, जायदाद कितनी है, ज़मीनें कितनी हैं, दुकानें कितनी हैं, आज तक किसी को कुछ नहीं पता था, सब अंधेरे में चल रहा था। अब बहुत जानकारी सामने आई है, तो जाहिर सी बात है, इतनी जागरूकता आई है तो और आगे भी चीज़ें बढ़ जाएंगी। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद मुफ्ती साहब, आप हमारे पॉडकास्ट पे आए और अपनी इन्फॉर्मेशन जो इनसाइट से वक्फ को लेकर वो आपने शेयर करी और इतने अच्छे से शेयर करी। मैं श्योर हूँ इनफैक्ट कि हमारे व्यूअर्स को समझ आ गया होगा कि वक्फ अमेंडमेंट बुरा नहीं है, उल्टा उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए है और थोड़ा सा पता चले आम जनता को भी कि हो क्या रहा है उस वक्फ बोर्ड के अंदर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। सभी को आदाब, मेरा सलाम।